कक्षा 9 की आपकी जो प्रश्नावली है 6.2, उसका अब हम क्वेश्चन करते हैं। आखिरी वाला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है 5वां, देखिए उसमें क्या कहा गया है कि यहाँ पर आपके कोई दो दर्पण रखे हुए हैं, यानी इधर एक दर्पण है, इधर एक दर्पण है, यानी मिरर है। PQ एक मिरर है, एक RS मिरर। वो इस तरीके से रखे हैं कि एक दूसरे के समांतर हैं, यानी ये जो PQ है और RS है वो एक दूसरे के समांतर है। उसके बाद होता ये है कि हम यहाँ से एक किरण AB भेजते हैं, AB टकराने के बाद सीधा C तक जाती है और यहाँ से दोबारा से टकरा के आपके D की ओर चली जाती है। तो आपको प्रूव करना है कि ये जो AB है और ये जो CD है, ये दोनों की दोनों ये जो लाइनें हैं वो आपस में क्या हैं, समांतर है। यानी ये दोनों लाइनें क्या हैं, समांतर हैं। यही सब कुछ आपको इस क्वेश्चन में पूछा गया है, यही सब कुछ इसमें आपको बताया गया है। ठीक है कि नहीं? चलो तो इसको करेंगे कैसे ज़रा समझते हैं। पहले हमने एक चित्र इसमें जो है तैयार किया है। देखिए यहाँ पर हमने एक चित्र तैयार किया। यहाँ आपको यहाँ पर एंगल 1 2 3 4 दिख रहे होंगे। ये कैसे आए हैं हम अभी आपको इसमें समझाते हैं। देखिए इसमें क्या है कि ये आपकी एक सीधी रेखा है, ये आपकी एक सीधी रेखा है जिसको हमने माना, यहाँ पर हमने माना P और यहाँ पर आपका हो गया Q। PQ है ये एक मतलब ये आपका एक दर्पण था, मिरर था ये। और यहाँ पर सामने ये हमने यहाँ क्या माना है जी, R है, यहाँ पर R और यहाँ पर है S। देखिए अगर हम यहाँ से एक यहाँ पर हम एक रेखा खींचते हैं, ये लीजिए हमने एक रेखा खींची और यही वाली रेखा यहाँ पर भी खींचेंगे। चलो इसको हमें यहाँ क्या मानना है, यहाँ पर लिखा हुआ है इसका A और जहाँ ये टकराई यहाँ है आपका B। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, देखिए इसमें क्या है, ये किरण इस तरफ आ रही है परावर्तित होके, यानी रिफ्लेक्ट होके। तो हमने विज्ञान में पढ़ रखा है, कक्षा 8 में भी हमने पढ़ा है कि अगर कोई भी जो एक कोई किरण होती है, प्रकाश की कोई किरण होती है, अगर वो किसी एक स्थान पर टकराती है और वहाँ से होकर अगर वो परावर्तित होती है, रिफ्लेक्स होती है, तो उसके लिए कुछ वहाँ पर कुछ वो नियम जो है क्या करती है, नियम मान के चलती है, कुछ नियम फॉलो करती है। कैसे नियम? देखिए जहाँ पर नियम माफ़ कीजिए, जहाँ पर आपकी जो किरण है वो टकराती है वहाँ पर हमें एक 90 डिग्री खींचना होता है, जिसे हम अभिलंब या नॉर्मल बोलते हैं। और यहाँ से आने वाली ये जो आपकी किरण है, जितना एंगल इस नॉर्मल के साथ, इसको हम मान लेते हैं BE, जितना कोण ये यहाँ बनाएगी उतना ही कोण, ये वाला कोण देखिए, ये वाला कोण ये जो बना रही है, जितना कोण ये बना रही है उतना ही कोण बनाते हुए ये यहाँ से परावर्तित होगी। किसके साथ कोण बनाती है वो? आपके इस ये जो आपका जो अभिलंब है, ये जो नॉर्मल है, उसके साथ जितना कोण बनाते हुए ये आ रही है, ये जो कोण बन रहा है उतना ही कोण बनाते हुए वापस चली जाती है। तो इसी वजह से हमने इस वाले का जो यहाँ पर नाम लिख रखा है, इसको हमने यहाँ पर 3 लिख लिया है और यहाँ वाले को 4 लिख रखा है। उसके बाद ये आगे नहीं जाएगी, सॉरी इसको ज़्यादा हमने खींच दिया है। यहाँ से परावर्तित, क्योंकि ये हमारे क्या हैं, ये आपके क्या हैं, मिरर है, शीशे। ठीक है, इस तरीके से शीशे हैं यहाँ पर। ठीक, अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से किरण फिर से जाएगी, तो यहाँ पर जहाँ पर ये टकरा रही है उस वाले बिंदु को C बिंदु कहा गया है। ये बिंदु C है, तो यहाँ पर भी हमें क्या खींचना पड़ेगा, एक अभिलंब खींचना पड़ेगा, एक अभिलंब खींचना पड़ेगा जो कि इस वाले दर्पण पर 90 डिग्री बनाता है। तो जितना कोण बनाते हुए ये आपकी किरण आई थी उतना ही एंगल बनाते हुए ये जो आपकी किरण है वो यहाँ से वापस चली जाएगी, इस तरीके से ये यहाँ से वापस चली जाएगी। और यहाँ पर हमने लिख रखा है D। तो उन्होंने कहा ये जो AB है और ये जो CD है, ये जो CD है, AB और CD, AB और CD आपस में समांतर हैं कि नहीं है। तो यहाँ पर देखो हमने इनके ये जो कोण है इनके भी नाम हमने अलग से लिखे। इस वाले को हमने एंगल 1 माना और इस वाले को एंगल 2 माना। एक चीज़ का ध्यान रखना है, एंगल 1 और एंगल 2 आपस में बराबर होंगे, क्योंकि एंगल 1 और एंगल 2 आपके किस वाले नियम को मान के चल रहे हैं, आपके ये जो परावर्तन का जो नियम होता है उसमें, जिसमें कहा जाता है
कि एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी जो आपतन कोण होता है, ये वाला, इस वाले को आपतन कोण कहा जाता है। एंगल आई उसको लिखा जाता है, एंगल आई लिखते हैं। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये जो यहाँ से जो हमारी जो किरण है ये जो जा रही है और रिफ्लेक्ट होके जा रही है, परावर्तित होके जा रही है, तो ये वाला जो परावर्तन जो है आपका जो कोण है, परावर्तन वाला कोण, उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और एंगल आई और एंगल आर हमेशा आपके बराबर होते हैं। इस चीज़ का हमें जो है इसके बारे में हमें पहले भी कक्षा 8वीं में जो परावर्तन के नियम है वहाँ पर बता रखा है। ठीक, तो इस हिसाब से हमें ये पता लग गया कि एंगल 1 और एंगल 2 आपस में बराबर हैं, एंगल 3 और एंगल 4 आपस में बराबर हैं। तो हमने इस चित्र को समझ लिया है कि ये जो आपका चित्र बनाया गया था वो आपका चित्र जो है किस प्रकार से तैयार किया गया। अब हम पढ़ेंगे इसको आगे जब हमें इसको हल करना है तो देखिए, हमें एक चीज़ मालूम है कि हमें क्या चीज़ थोड़ा सा इसमें खींचना है, हमें ड्रॉ क्या करना है, बी, यहाँ से बी आपको ड्रॉ करनी है, क्या, किस पर, इस पी क्यू पर। क्या हो, इसका मतलब होता है लंब यानी 90 डिग्री। बिल्कुल अभिलंब हमने आपको बताया था कि हमको अभिलंब खींचना पड़ता है जहाँ पर हमारी किरण टकरा रही है। तो हमने पी क्यू पर जो बी है वो लंब खींच दिया यानी परपेंडिकुलर खींचा। और ये जो सी एफ, यहाँ एफ लिखना है हमें, यहाँ लिखना है हमें एफ। तो ये जो हमने सी एफ खींचा है ये भी आपका एक तरीके से आर एस पर अभिलंब यानी कि नॉर्मल है, यानी 90 डिग्री यानी परपेंडिकुलर बनाने वाला है। ठीक है, तो हमने इसको जो इस तरीके से लिख लिया। पहली चीज़ इनको हमने खींचा अपनी तरफ से अलग से। और उसके बाद एंगल 1 और एंगल 2 जो कि हमने आपको समझाया भी था कि ये एंगल 1 और एंगल 2 आपस में बराबर होंगे, क्योंकि आपका जो आपतन कोण होता है यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है एंगल आई, और एंगल जो आर होता है यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी कि जो है परावर्तित कोण, वो आपस में बराबर होता है। क्योंकि ये नियम मानते हैं किसके, आपके जो परावर्तन के नियम हैं उन नियमों को ये मानते हैं, हम जानते हैं। उसी प्रकार से हमने इन दोनों को आपस में बराबर लिखा है, यहाँ लिख भी रखा है एंगल आई और एंगल आर आपके बराबर होते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो आपका एंगल 3 था और एंगल 4 जो था, देखिए छात्रों ये वाला एंगल 3 और एंगल 4 शुरुआत में जब हम बना रहे थे इसका चित्र तब भी मैंने आपको समझाया था कि ये दोनों बराबर हैं। क्यों, वही वाली बात, आई और आर आपस में बराबर होते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब उसके बाद मुझे एक बात बताइए, देखिए एंगल 1 और एंगल 2 बराबर, एंगल 3 और एंगल 4 बराबर। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा कि एंगल 2 और एंगल 3 आपस में बराबर हैं, एंगल 2 और एंगल 3 आपस में बराबर हैं। कहाँ है एंगल 2 और एंगल 3, ये रहे आपके एंगल 2 और ये रहे एंगल 3। कहना सर ये बराबर कैसे हो गए, अब ये कैसे बराबर हुए ज़रा ये बताओ। तो देखिए एक चीज़ का ध्यान रखना छात्रों, देखिए हम यहाँ पर ये देखेंगे छात्रों कि ये जो आपका बी ई आ रहा था इसको ज़रा हम इधर खींचे लेते हैं आपका यहाँ पे अलग से, ये बी ई है, और ये जो जा रहा है आपका सी एफ, इसको हम यहाँ खींचे लेते हैं छात्रों, आपका ये रहा सी एफ। चलिए इसको हमने यहाँ बी लिख लिया और ये हमने अपना जो है सी एफ लिख लिया। छात्रों ये दोनों के दोनों क्या थे, लंब थे यानी कि परपेंडिकुलर थे इन दर्पणों पर। ठीक है कि नहीं, ये थे या नहीं थे। एक चीज़ हमने पिछली कक्षाओं में ये पढ़ रखा है कि अगर देखो ये वाली लाइन सीधी लाइन है और ये वाली लाइन भी हमारी सीधी है, इस तरीके से जो दो लाइनें अगर आपस में समांतर हैं और उन पर अगर हम कोई लंब खींचते हैं तो वो दोनों भी आपस में समांतर होंगे, या तो एक दूसरे से मिल जाएंगे या फिर एक दूसरे के समांतर ही होते हैं। क्योंकि ये देखिए इस लाइन पर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनाती हुई जाएंगी और ये भी इस वाली लाइन पर एकदम स्ट्रेट लाइन बनाती हुई जाएंगी। तो इस वजह से ये दोनों के दोनों जो आपके जो परपेंडिकुलर यानी जो लंब होते हैं वो आपस में समांतर होते हैं। ठीक है कहना सर, तो कहना सर ये आपस में ये वाली लाइन जो आ रही थी आपकी BE और ये जो जा रही थी CF, ये दोनों हमने यहाँ पर खींचकर इसको लिख लिया है और हमने कह दिया ये दोनों आपस में समांतर हैं। कहना सर ठीक है। और अगर हम यहाँ से देखो ये वाली जो लाइन आ रही है BC, देखो इस वाले और इस वाले दोनों को काट रही है ना, ये इस वाले को और इस वाले को दोनों को ये यहाँ से आके काट रही है। तो हमने क्या किया, इसको यहाँ पर जो है क्या कर दिया, आपस में मिला दिया हमने इनको। यहाँ पर जो है हमने इनको क्या कर दिया छात्रों, मिला दिया। और उसके बाद हम चाहें तो इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ा सकते हैं समझने के लिए, इसको बढ़ा दिया और यहाँ पर इसको भी हम थोड़ा सा आगे बढ़ा सकते हैं। देखिए C को चलो यहाँ लिख लो, अगर वो वहाँ कट गया तो यहाँ पर इसको इस तरीके से सीधी बात। अब मुझे एक बात बताइए, अगर दो लाइनें हैं जो कि दोनों हमने समांतर मानी हैं और उसको अगर कोई एक लाइन काटने वाली है यानी B और C, ये जो आपकी एक त्रियक छेदी रेखा ट्रांसवर्सल लाइन है,
तो इसका ये वाला कोण और इसका ये वाला कोण, जिसमें देखो यहाँ क्या लिखा हुआ था 3, देख लो ये वाला जा रहा है, ये बी आ रहा है, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, ये 3 है, और इधर देखो इसका ये 2 है। देखो इस वाले सी एफ के यहाँ पर 2 है ना, सी एफ के यहाँ पर 2 है ना, तो ये दोनों आपस में बराबर किस वजह से हो गए? क्योंकि ये आपस में एकांतर अंतः कोण यानी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। इस वजह से ये दोनों के दोनों जो कोण हैं आपके आपस में यहाँ पर हमने बराबर लिख रखे हैं। ये देखिए एंगल 2 और एंगल 3 हमारे बराबर हो गए, कारण भी हमने लिख रखा है अल्टरनेट एंगल्स यानी एकांतर कोण। तो मुझे एक बात बताइए, देखिए एंगल सॉरी माफ़ कीजिएगा, पहला समीकरण हमने इसको माना था, दूसरा समीकरण हमने इसको माना और तीसरा समीकरण इसको माना। हमने पहले दूसरे और तीसरे समीकरण को जरा देखा, क्या देखा हम आपको यहाँ पर बताते हैं हमने उसमें क्या देखा। देखो पहले वाले में लिखा हुआ था कि एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के, कहना सर ठीक है। और फिर उन्होंने कहा दूसरे वाले में कि जो एंगल 3 है वो बराबर है एंगल 4 के, कहना सर ये भी ठीक है। उसके बाद तीसरे वाले में एंगल 2 और एंगल 3 आपस में बराबर। तो मुझे एक बात बताइए, एंगल 1 और एंगल 2 आपस में बराबर हैं, ठीक है कि नहीं? तो यानी जो पहला वाला एंगल है वो दूसरे के बराबर है और जो दूसरा है वो तीसरे के बराबर है, यानी ये इसके बराबर और ये वाला इसके बराबर, यानी तीनों आपस में बराबर, यानी एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3 आपस में बराबर होंगे, ठीक है कि नहीं? और जब यहाँ पर दूसरे वाले समीकरण में उन्होंने कहा जो एंगल 3 है वो 4 के बराबर है, माफ़ कीजिएगा यहाँ बराबर लगाना, तो यानी ये एक दूसरे के बराबर ही इसमें जो है पाए जा रहे हैं। कहना कैसे सर? एक काम करो, हमें थोड़ा समझ में कम आया, एक काम करो एंगल 1 को कितना मानो? 50 मान लो सर, कहना ठीक है। तो एंगल 1 तुम्हारा 50 हो गया और वो बराबर किसके? एंगल 2 के, तो वो भी तो कितना होगा आपका? 50 ही होगा, कहना सर ठीक है। एंगल 2 अगर 50 है, यहाँ लिख लो एंगल 2 50 और वो किसके बराबर है? 3 के, तो एंगल 3 भी तुम्हारा कितना हो गया जी? चलो यहाँ हम लिखे लेते हैं। देखो अगर तुम्हारा एंगल 1 तुम्हारा अगर 50 है, समझिए ज़रा, तो जो तुम्हारा एंगल 2 है वो भी कितना है? 50, क्योंकि एंगल 1 और एंगल 2 आपस में बराबर है, ये समझाने के लिए हम कह रहे हैं। और एंगल जो 2 है वो कितना था आपका? 50, तो एंगल 2 की जगह 50 लिख लिया, तो एंगल 3 भी कितना हो जाएगा? 50, कहना था ठीक है, एंगल 3 भी 50 हो गया। और एंगल 3 अगर 50 है तो इस दूसरे वाले समीकरण में देख लो, एंगल 3 की जगह हम क्या लिख देंगे? 50, और वो किसके बराबर है? एंगल 4, तो एंगल 4 भी कितना हो गया? 50, यानी एंगल ए भी 50, एंगल 2 भी 50, एंगल 3 भी 50 और एंगल 4 भी 50। तो इस तरीके से चारों के चारों जो कोण हैं आपस में बराबर हो जाएंगे। तो हमने क्या लिख लिया कि एंगल 1 और एंगल 4 आपस में बराबर हो जाएंगे, क्योंकि हमने पहले दूसरे तीसरे में इस चीज़ को देखा कि वो एक दूसरे के बराबर कहीं ना कहीं है, कोई ना कोई किसी ना किसी के बराबर हो, वो दूसरे वाले के बराबर है और दूसरा वाला तीसरे वाले के बराबर है। तो इस तरीके से 1 और 4 आपस में बराबर है, वो हमने यहाँ पर आपको समझा दिया किस प्रकार से। उसके बाद हमें क्या करना है कि हमें दोनों ओर 2 से गुणा कर देना है, यानी इधर भी 2 से गुणा करना है और इधर भी 2 से गुणा करना है। यानी हम यहाँ क्या लिखेंगे? 2 गुना एंगल 1, 2 गुना एंगल 4, यानी एंगल 1 2 बार है तो हमने एंगल 1 प्लस एंगल 1 लिख लिया, एंगल 4 भी 2 बार है तो एंगल 4 प्लस एंगल 4 लिख लिया। तो हमने ऐसा क्यों किया? हमने इसलिए किया है ताकि एंगल 1 की जगह तो हम एंगल 1 लिख दें, लेकिन एंगल 1 की जगह हम एंगल 2 लिखना चाह रहे थे। क्यों? क्योंकि देखो एंगल 1 और एंगल 2 आपस में बराबर है, तो एंगल 1 की जगह पर हमने एंगल 1 की जगह क्या लिख दिया? एंगल 2 बराबर। हमने इस 4 की जगह देखो 4 और 3 भी आपस में बराबर थे, तो हमने इस 4 की जगह 3 लिख दिया और एंगल 3 और एंगल 4 भी बराबर है। अब हम आते हैं अपने चित्र में, इधर आइए, देखिए क्या लिखा हुआ है? एंगल 1 और एंगल 2, कहाँ एंगल 1 और एंगल 2? एंगल 1 और एंगल 2 ये दोनों के दोनों जो हैं आपस में इन दोनों को जोड़ दिया हमने। क्या कर दिया जी? जोड़ दिया। तो कौन सा कोण बनेगा? देखो ये पूरा बड़ा वाला कोण, तो ये इस पूरे बड़े वाले कोण का नाम क्या है? BCD, यानी ये वाला कोण, ये BCD है, ये वाला कोण है आपका। तो हमने क्या लिख दिया है? एंगल 1 और एंगल 2 की जगह एंगल BCD, और एंगल 3 और एंगल 4 क्या है? देखिए एंगल 3 और एंगल 4 क्या है? इन दोनों को अगर जोड़ दें तो एंगल ABC, ये पूरा बड़ा वाला जो कोण होगा इन दोनों को जोड़ने पर 3 और 4 को, वो ABC होगा, और दोनों क्या हैं आपके? बराबर। तो कहना सर ये दोनों बराबर हैं, तो इन दोनों बराबर करने से कैसे ये दोनों की दोनों AB लाइन और CD लाइन कैसे समांतर होगी? तो मुझे एक बात बताओ छात्रों, पहले हम एक काम करते हैं, यहाँ पर हम आपको खींच के बता देते हैं आपकी AB लाइन, ये लो, सॉरी रेड पेन से खींचनी पड़ेगी,
या अगले वाले पेज पे हम बता देते हैं। चलो, ये रही हमारी ए बी लाइन, ठीक है कि नहीं। कौन सी वाली ए बी लाइन? ये वाली ए बी लाइन, ये जो जा रही थी। और हमने फिर सी डी लाइन भी खींचनी उसी के साथ, हमने खींची उसी के साथ सी डी लाइन भी। ये लो, हमने सी डी लाइन भी खींच दी। ये रही ए बी लाइन और ये रही आपकी सी डी लाइन, ठीक है। अगर इसकी कोई एक यहाँ से अगर हम कोई एक तिर्यक छेदी रेखा खींचें यहाँ से, ठीक है कि नहीं। अगर हम यहाँ से कोई एक तिर्यक छेदी रेखा खींचते हैं और अगर इसका ये वाला कोण और ये वाला कोण अगर आपस में बराबर पाया जाता है, यानी ये एकांतर अंता कोण अगर बराबर हुए तो इनकी लाइनें भी बराबर होंगी। क्यों? क्योंकि जब लाइनें, माफ़ कीजिएगा, बराबर नहीं, समांतर होंगी। क्योंकि देखो हमने पढ़ रखा है कि अगर लाइनें समांतर होती हैं तो इनके जो एकांतर अंता कोण हैं वो बराबर होते हैं, और अगर दोनों अगर एकांतर अंता कोण बराबर हैं तो उसकी लाइनें समांतर होंगी। तो इस वजह से ये जो ए बी सी है, देखिए ये वाला कोण क्या है आपका ए बी सी, इन दोनों लाइनों का ए बी और सी डी का, ये वाला कोण कौन सा था? ए बी सी। देखिए हमने लिख रखा है ए बी सी किसके बराबर है? बी सी डी। देखो यहाँ पर क्या लिखा है? बी सी डी, इसके बराबर। बस हमें यही प्रूव करना था, इसीलिए हमने इस क्वेश्चन को इतना ज़्यादा सॉल्व किया है। तो इस प्रकार से आप इन दोनों लाइनों को समांतर प्रूफ कर सकते हैं और इसी प्रकार से आपका ये जो क्वेश्चन है वो समाप्त होता है।